हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल राधा कृष्णा माय लॉर्ड में। चलो भूगोल पढ़ते हैं इंडिया का। भूगोल में क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लीजिए। ये संपूर्ण भूगोल है, हैंड रिटन नोट्स है ये। चलो स्टार्ट करते हैं, और आप भी बनाना चाहो तो नोट्स बना लीजिए मेरे साथ साथ। भारत की उत्पत्ति एवं निर्माण। मैं गारंटी देता हूँ, आप एसएससी रेलवे किसी भी एग्जाम को दे लेना, इससे बाहर क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। भारत की उत्पत्ति। पहले पृथ्वी पर एक स्थल था, एक जल वाला भाग था। अल्फ्रेड वेगनर जो जर्मनी के थे, इसने इसको पेंजिया कहा और जल वाले भाग को पेंथालासा कहा। आगे पेंजिया का दो भागों में विखंडन हुआ। एक ऊपर वाला अंगारा लैंड कहलाया, नीचे वाला गोंडवाना लैंड कहा गया। जो बीच में जल भरा उसको 33 सागर नाम दिया। आइए इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। पेंजिया। पेंजिया क्या है? जर्मनी के अल्फ्रेड वेगनर द्वारा संपूर्ण स्थलीय भाग जो आज 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है उसे पेंजिया कहा गया। कालांतर में पेंजिया 2 भागों में विभाजित हुआ, और ये 2 भाग कौन कौन से हैं देखिए। उत्तरी भाग अंगारा लैंड कहलाया, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। अंगारा लैंड से कौन कौन से महाद्वीप व द्वीप है व देश है देखिए। उत्तरी अमेरिका अंगारा लैंड का भाग है, ग्रीनलैंड, यूरोप और उत्तरी एशिया ये अंगारा लैंड के भाग है। जबकि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया जिसमें भारत भी आता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप ये दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड के भाग है। आगे आते हैं पेंथालासा। पेंथालासा क्या है? अभी आपको बताया, अल्फ्रेड वेगनर द्वारा संपूर्ण जलराशि को पेंथालासा कहा गया। वर्तमान में पृथ्वी पर महासागर की संख्या कितनी है? 5। कौन कौन से है? सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, इसके बाद अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका और आर्कटिक महासागर। कितने महासागर हैं? 5 महासागर है। आगे आते हैं 33 सागर क्या है? 33 सागर के बारे में आपको बताया अभी। 33 सागर अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित सागर 33 सागर नाम दिया उसको। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति 33 सागर से हुई है। 33 सागर को हिमालय की गर्भभूमि कहा गया। हिमालय की गर्भभूमि कहा जाता है 33 सागर को। भारत का निर्माण देखिए। भारत का निर्माण गोंडवाना लैंड व 33 सागर से हुआ है। कैसे हुआ है? जो गोंडवाना लैंड से है उससे प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ, और 33 सागर से हिमालय पर्वत, उत्तर विशाल मैदान, तटीय मैदान, द्वीप समूह और ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया बोले तो थार का रेगिस्तान बना। ये 33 सागर के अवशेष है। आगे आते हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार। स्थिति और विस्तार के बारे में देखते हैं। तो स्थिति की देखेंगे तो हम अक्षांश और देशांतर देखेंगे, जबकि विस्तार देखेंगे तो हम क्षेत्रफल, आकृति और सीमा के बारे में देखेंगे। आइए भारत की स्थिति देखिए। तो भारत अक्षांशों के आधार पर और देशांतरों के आधार पर देखेंगे। चलो भारत अक्षांश के आधार पर देखें तो पूरी पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतर के आधार पर देखें तो पृथ्वी पर भारत पूर्वी गोलार्ध में है। आइए अक्षांश व देशांतर के अनुसार भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पर है। जैसे ये पृथ्वी है तो यहाँ पे भारत है। आगे आते हैं भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। आगे भारत की अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति देखें तो भारत मुख्य भूमि कन्याकुमारी से लेकर उत्तरी उत्तरी अक्षांश अपना इंदिरा कॉल कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर लद्दाख में। तो आइए 8 डिग्री 4 नॉर्थ से उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक भारत फैला हुआ है। ये कन्याकुमारी से लेकर
इंदिरा कौल तक है। इंदिरा कौल कहाँ पे? लद्दाख में। कन्याकुमारी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। इंदिरा कौल लद्दाख में है। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई देखें भारत की तो 3214 किलोमीटर है। आगे आते हैं, ये मैप के द्वारा बताया गया है, ऐसा ही मैप बनाया था, जिस स्टूडेंट ने बनाया था तो वो ऐसा ही बनाया था। आगे आते हैं, और जल्दीबाजी में बनाया, कोई दिक्कत नहीं, मैप को छोड़िए। यहाँ अपनी भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा है। यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट तक 876 किलोमीटर चलना होता है। 876 किलोमीटर दूर भारत की स्थिति है। भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? 876 किलोमीटर मुख्य भूमि की। आगे आते हैं, 37 डिग्री 6 नॉर्थ से 8 डिग्री 4 नॉर्थ के अंतर, डिस्टेंस मतलब अंतर देखे तो 29 डिग्री 9 मिनट का अंतर मिलेगा। और 29 डिग्री 9 अक्षांश में भारत का विस्तार है। भारत की मुख्य भूमि के दक्षिण बिंदु बोले तो साउथर्न पॉइंट, जो कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा के मध्य की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। भूमध्य रेखा से भारत की मुख्य भूमि की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। इंदिरा पॉइंट के बारे में कौन नहीं जानता? देखिए, इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार में है। कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार में है। और ये 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। आपको समझ में आ गया होगा इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार के दक्षिण में। आगे आते हैं, ग्रेट निकोबार के उपनाम है पार्सन पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट। यह 26 दिसंबर 2004 को सुनामी में डूब गया। यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। देखिए, मुख्य भूमि यहाँ पर है और इंदिरा पॉइंट यहाँ पर है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, जबकि भारत की भूमि का इंदिरा पॉइंट है, जो 6 डिग्री 4 मिनट पर है। कर्क रेखा भारत को 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे आइए, कर्क रेखा के बारे में पढ़ते हैं। कर्क रेखा भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, जबकि मकर रेखा भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है। उपनाम देखते हैं, ये इनके उपनाम है कर्क रेखा के। आगे आते हैं, देखिए कर्क रेखा किन किन राज्यों को होकर काटती है वो आपको इस मैप में दिखाया गया है। ये यहाँ पे इसकी ट्रिक है, ट्रिक को मैं बताऊंगा नहीं, जबकि देखिए, देख लीजिए एक बार। गुरु मैंने 36 झाड़ियों पर तीर मारे। गुरु से गुजरात, रू से राजस्थान, मैंने से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पर यानी पश्चिमी बंगाल, तीर त्रिपुरा और मारे यानी मिजोरम। ये 8 राज्य कर्क रेखा पर होकर निकलते हैं। कर्क रेखा इन पर हो निकलती है। काल्पनिक रेखा है कर्क रेखा। कर्क रेखा के निकटतम राजधानी कौन सी है? रांची, जो झारखंड में है, भोपाल, जो मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक दूर राजधानी कौन सी है? जयपुर है। और जयपुर कहाँ पे, किसकी राजधानी है? जयपुर, राजस्थान की। कर्क रेखा के निकटतम शहर उदयपुर, जो त्रिपुरा का है। भारत की देशांतरीय स्थिति के बारे में देखते हैं अब। देशांतरीय, भारत देशांतर सीधी खड़ी रेखा होती है, आप जानते हो इसको। 68 डिग्री 7 मिनट से 98 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर भारत फैला हुआ है। स्थान गोहार माता, जो गुजरात में पड़ता है, और किबुतु अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो ये गोहार माता से लेकर किबुतु तक फैला हुआ है अक्षांश। पूरब से पश्चिम की दूरी देखें भारत की, पूरब से पश्चिम का विस्तार देखें तो 2933 किलोमीटर पर फैला हुआ है भारत। देखिए, ये मैप के द्वारा दिखाया जा रहा है। गोहार माता से लेकर किबुतु तक कितनी दूरी है?
2933 किलोमीटर। कुहार माता पर कितने डिग्री देशांतर है? 68 डिग्री 7। और किबुतु पर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। आगे आइए, ये देशांतर का अंतर है 29 डिग्री 18। देशांतरों में भारत का विस्तार है। देशांतर को समय रेखा एवं तिथि रेखा भी कहा जाता है। अक्षांशों एवं देशांतर रेखाओं को निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। डिग्री हम जानते हैं, डिग्री के बाद मिनट, फिर सेकंड। आगे, एक देशांतर बराबर 4 मिनट का अंतर होता है। देखिए कुल देशांतर कितने हैं? 360, और 360 इंटू 4 करते हैं तो 1440 मिनट होता है। और 1440 में जो 60 का भाग देते हैं तो 24 घंटे प्राप्त होते हैं। आगे देखिए, भारत 29 डिग्री 18 मिनट देशांतर पर फैला हुआ है। 29 डिग्री 18 देशांतर पर फैला हुआ है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 116 प्राप्त होता है। 29 गुणा 4 करते हैं तो 116, फिर बचा 18, उसको 4 सेकंड से प्राप्त करते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 प्राप्त होता है। तो कितना प्राप्त होता है? 117 मिनट 12 सेकंड। भारत के पूर्व एवं पश्चिम में सूर्योदय में समांतर देखिए, समय अंतराल देखिए। भारत के पूर्व एवं पश्चिम बोले तो गौर माता और किबुतु का अंतर। किबुतु जो अपना कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, गौर माता कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। इसके अंतर कितना टाइम का अंतर है बस वो देखते हैं। तो इस कितना अंतर है? 2 घंटे का। अभी आपने देखा लगभग 2 घंटे का अंतर है। सूर्य पहले कहाँ होगा? उदय अरुणाचल प्रदेश में, और 2 घंटे बाद गुजरात में होगा। इतना अंतर है। भारत की स्थानीय मानक समय रेखा, भारत की स्थानीय मानक समय रेखा के बारे में देखें तो 82.5 पूर्वी देशांतर है। कितनी है? 82.5 पूर्वी देशांतर। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं देख लीजिए। एक ये उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर मानक समय रेखा गुजरती है भारत की। देख लीजिए, ये यहाँ नैनी से होकर मानक समय रेखा गुजरती है। यहाँ सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश पड़ता है, फिर MP, छत्तीसगढ़, ओडिशा। इस प्रकार इस लाइन पर इन 5 राज्यों पर होकर मानक समय रेखा गुजरती है। और इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्य है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के निकटतम स्थान नैनी है, जो प्रयागराज के पास मिर्ज़ापुर शहर पर के पास होकर निकलती है। जिला कौन सा है? प्रयागराज। अभी आपने देखा कहाँ पे? प्रयागराज के पास में मिर्ज़ापुर शहर से नैनी से होकर ये रेखा गुजरती है। 82.5 पूर्वी देशांतर भारत के साथ श्रीलंका को भी मानक समय रेखा मानी जाती है। 82.5 पूर्वी देशांतर भारत के साथ श्रीलंका की भी मानक समय रेखा मानी जाती है। 82.5 पूर्वी देशांतर भारत की स्थानीय मानक समय रेखा है। ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। 82.5 डिग्री ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं भारत की स्थानीय मानक समय रेखा बोले तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर एक दूसरे को सरगुंजा में काटती है। सरगुंजा कहाँ पड़ता है? कोरबा, छत्तीसगढ़ में। ये कर्क रेखा और मानक समय रेखा आपस में एक दूसरे को काटती है। सरगुंजा, कोरबा, छत्तीसगढ़ में। आगे आते हैं भारत का विस्तार। भारत का विस्तार के बारे में देखते हैं तो भारत 32,87,200 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, और इसको मील में देखें तो 12,69,214 मील में फैला हुआ है। एक मील का मान आप जानते हो 1.61 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट आते हैं भारत का क्षेत्रफल।
संपूर्ण पृथ्वी का देखें तो भारत कितने महाद्वीप और महासागर के बारे में, तो भारत लगभग 0.57% भाग पर फैला हुआ है। देखिए दोस्तों, आप जानते हो पूरी पृथ्वी है और इस पे जल है और इस पे थल है, तो इस पूरी पृथ्वी का मात्र 0.57% भाग पर भारत है, जबकि संपूर्ण पृथ्वी के महाद्वीपों को देखा जाए, केवल स्थल भाग को देखा जाए तो भारत 2.42% भाग पर फैला हुआ है। एशिया महाद्वीप के बारे में देखें तो एशिया महाद्वीप का केवल 7.59% भाग पर भारत फैला हुआ है। आगे आते हैं, भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। 7वां स्थान, पहला स्थान किसका है? रूस का है, दूसरा कनाडा का है, तीसरा अमेरिका का, चौथा चीन का, पांचवा ब्राज़ील का, छठवां ऑस्ट्रेलिया का, सातवां भारत का, आठवां अर्जेंटीना का। ट्रिक आपको पता है, रुक चीन अब आया भारत अर्जेंट में। कौन सी ट्रिक है? रुक चीन अब आया भारत अर्जेंट में, या फिर रुक चीन अब कंगारू भारत आया। लेकिन आप समझ जाओ कैसे भी करके। आगे आओ, एशिया महाद्वीप भारत का स्थान, एशिया महाद्वीप में भारत का स्थान तीसरा है। रूस, चीन और भारत। रूस प्रथम स्थान पर है, दूसरा चीन और तीसरा भारत आता है, जबकि पूरे विश्व में भारत का स्थान 7वां आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे आते हैं, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य और छोटे राज्य। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य और छोटे राज्य। देखिए ट्रिक से है, रामू बोले तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। छोटे राज्य गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड। आगे, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े केंद्र शासित प्रदेश और छोटे केंद्र शासित प्रदेश। तो देखिए, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, उसके बाद जम्मू कश्मीर है, उसके बाद अंडमान निकोबार है और इसके बाद नई दिल्ली है। ये छोटे घटते हुए क्रम में है, जबकि सबसे छोटा लक्षद्वीप है मात्र 32 किलोमीटर के क्षेत्र में, और इसके बाद चंडीगढ़, इसके बाद पुदुचेरी, इसके बाद दमन व दीव व दादर नगर हवेली। आगे आते हैं, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले और छोटे जिले, बड़े जिले और छोटे जिले। सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ है, इसके बाद लद्दाख का लेह है और इसके बाद राजस्थान का जैसलमेर है। छोटे जिले, सबसे छोटा जिला माहे जो केरल का है, और दिल्ली सेंट्रल, इसके बाद यनम आंध्र प्रदेश का है। भारत का वह केंद्र शासित प्रदेश जिसका विस्तार 3 राज्यों में है, तो वो है पुदुचेरी। पुदुचेरी का 3 राज्यों में विस्तार है। कौन कौन से में? तमिलनाडु में देखिए पुदुचेरी और कराईकल, तमिलनाडु में पुदुचेरी और कराईकल, आंध्र प्रदेश में यनम और केरल में माहे। ये पुदुचेरी पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है। आगे आते हैं, भारत की आकृति। भारत की आकृति चतुष्कोणीय अथवा पतंगाकार है। भारत की सीमा के बारे में देखते हैं, तो भारत की सीमा स्थलीय सीमा और जलीय सीमा है। तो स्थलीय सीमा कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा है 15,106.7 किलोमीटर और जलीय सीमा है 7,516.6 किलोमीटर। तो कुल कितनी हुई? कुल हुई 22,623.3 किलोमीटर। पूर्व में आपने 22,700 भी पढ़ा होगा, लेकिन अब ये चेंजेज हो चुकी है। कितना है? 15,106.7 किलोमीटर, क्योंकि जलीय भाग हम जानते हैं बढ़ गया है, या फिर दोबारा मैपिंग हुई होगी। तो एग्जैक्ट डाटा मुझे यही मिला, 15,106.7 किलोमीटर और जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर, जबकि कुल कितना हुआ? 22,623.3 किलोमीटर। आगे आते हैं स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा पर पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 7 है।
भारत की स्थलीय सीमा पर पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 7 है। 7 है। देखिए कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से पड़ोसी देश है। देखिए दोस्तों, देखो जुकाम हो रही है तो खांसी हो रही है तो मुझे बार बार में पॉज करना होता है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान और अफगानिस्तान, ये 7 पड़ोसी देश है। और 7 पड़ोसी देशों के साथ भारत सीमा साझा करता है सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ। कितनी? 4096.7 किलोमीटर। इसके बाद 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ करता है, चीन के साथ करता है 3488 किलोमीटर सीमा साझा, और पाकिस्तान के साथ 3323, नेपाल के साथ 1751, म्यांमार के साथ 1643, भूटान के साथ 699। आगे अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, पहले 80 किलोमीटर दिखाया जाता था। आगे और आज भी 180 किलोमीटर आता है तो ऑप्शन टिक करना होगा, या 106 आता है तो वो भी करना होगा। स्थलीय सीमा पर स्थित पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो देखिए पाकिस्तान के साथ 3 राज्य मात्र सीमा बनाते हैं, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। सबसे ज़्यादा राजस्थान बनाता है और सबसे कम पंजाब बनाता है। जबकि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ। तो टोटल कितने हैं? 5 हैं। आगे अफगानिस्तान के साथ अकेला लद्दाख सीमा क्षेत्र बनाता है 106 किलोमीटर। कितना बनाता है? 106 किलोमीटर। आगे चीन के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। 4 राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। कितनी सीमा बनाते हैं? 3488 किलोमीटर। आगे आते हैं नेपाल के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिमी बंगाल। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिमी बंगाल। जबकि भूटान के साथ असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम। 4 राज्य भूटान के साथ, 5 राज्य नेपाल के साथ। म्यांमार के साथ तो आप जानते हो अरुणामामी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बस ट्रिक से याद होगा। और बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाते हैं तो पश्चिमी बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। कितनी सीमा बनाते हैं? 4096.7 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत के वे राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो कौन कौन से हैं? सिक्किम, ये चीन, नेपाल और भूटान के साथ बनाता है। अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चीन, म्यांमार के साथ बनाता है। पश्चिमी बंगाल, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। पश्चिमी बंगाल, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ बनाता है। जबकि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ सीमा बनाता है। आगे आते हैं भारत के वे राज्य जो 2 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। उत्तराखंड, चीन और भूटान के साथ। असम, भूटान और बांग्लादेश के साथ। मिजोरम, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। आगे आते हैं भारत का वह राज्य जो एक पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है तो वो है असम। असम बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है। भारत के वे राज्य जो केवल एक राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, मेघालय और सिक्किम। मेघालय केवल एक राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, केवल यही पूछा है, एक राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। तो मेघालय असम के साथ और सिक्किम पश्चिमी बंगाल के साथ सीमा बनाता है। भारत का वह राज्य जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है वह है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य भारत का बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। भारत का
वह राज्य जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है और एक देश के साथ सीमा बनाता है। देखिए 8 राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। ये 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। एक केंद्र शासित प्रदेश है वो दिल्ली, इसके साथ सीमा बनाता है यूपी, और एक देश है नेपाल, उसके साथ सीमा बनाता है यूपी। आगे आते हैं, भारत का वह जिला जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है वो है सोनभद्र जिला यूपी का। भारत का वह जिला जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है वो है सोनभद्र जिला। कौन कौन से किस किस के साथ बनाता है? एमपी के साथ बनाता है, छत्तीसगढ़ के साथ, बिहार के साथ और झारखंड के साथ। 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है सोनभद्र जिला। उत्तर प्रदेश के पश्चात वह राज्य जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश के पश्चात, तो उत्तर प्रदेश 8 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश, एक देश के साथ सीमा बनाता है। जबकि उत्तर प्रदेश के अलावा कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है? तो वो है असम। असम 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से हैं? पश्चिमी बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। ये 7 राज्यों के साथ सीमा असम बनाता है। फिर से देख लो, पश्चिमी बंगाल के साथ बनाता है, मेघालय के साथ बनाता है, त्रिपुरा के साथ बनाता है, मिजोरम के साथ बनाता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ बनाता है असम, नागालैंड के साथ, मणिपुर के साथ। ये 7 राज्यों के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है असम। मतलब दूसरे नंबर पे है, 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। देखिए भारत के 7 सिस्टर्स स्टेट, देखिए 7 बहने राज्य 7 वही राज्य देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा। 7 बहनों के नाम से जाना जाता है इन्हें। भारत की 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया ऐसे ही बोला जाता है इसको। तो कौन कौन से हैं? ये 7 राज्य हैं। आगे आते हैं, जलीय सीमा। जलीय सीमा भारत की 7516.6 किलोमीटर क्षेत्र में लगती है। मुख्य भूमि के साथ 6100 किलोमीटर लगती है और द्वीप समूह के साथ 1416.6 किलोमीटर लगती है। तो टोटल 7500 बोले तो 7516.6 किलोमीटर की जलीय सीमा भारत लगाता है। द्वीपीय समूह में कितनी है? 1416.6 किलोमीटर। मुख्य भूमि के साथ 6100 किलोमीटर सीमा लगाता है भारत। भारत की मुख्य भूमि पर जलीय सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कितने हैं? 9 राज्य हैं। जलीय सीमा भारत की कितने राज्य लगाते हैं? 9 राज्य। कौन कौन से हैं? गुजरात है, ये सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है। और सबसे कम कौन सा लगाता है? गोवा लगाता है। तो कौन कौन से राज्य, एक बार फिर से देखो मेरे साथ। गुजरात 1200 किलोमीटर के लगभग लगाता है। इसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये 9 राज्य है। 4 राज्य पूर्वी तट पर है और 5 राज्य पश्चिमी तट पर है। तो कुल मिलाकर 9 राज्य भारत की जलीय सीमा बनाते हैं। जलीय सीमा बनाने वाले राज्य देखिए, सर्वाधिक गुजरात लगाता है। दोस्तों ये इसमें गलत है, 1600 किलोमीटर, 1600 नहीं, 1214 किलोमीटर है। कितनी है? 1214 किलोमीटर है। कितनी है? 1214। कितना है? 1214 किलोमीटर गुजरात सीमा बनाता है। और इसके बाद सबसे कम गोवा बनाता है, 101 किलोमीटर। तो देखिए सबसे ज़्यादा गुजरात, इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, और सबसे कम गोवा, इससे ज़्यादा बस पश्चिम बंगाल, इसके बाद कर्नाटक, उड़ीसा, केरल। आगे आते हैं, भारत की जलीय सीमा बनाने वाले द्वीप समूह हैं। भारत की जलीय सीमा बनाने वाले द्वीप समूह सबसे ज़्यादा बनाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद दमन द्वीप व दादर नगर हवेली, इसके बाद पुडुचेरी, इसके बाद में लक्षद्वीप। नेक्स्ट आते हैं सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाले राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, केंद्र शासित प्रदेश, और इसके बाद गुजरात है। आगे भारत के जलीय सीमा की विशेषता, जलीय सीमा में विशेषाधिकार देखते हैं। भारत के
जलीय सीमा में विशेषाधिकार। दोस्तों साइड से आवाज़ आ रही है, इस वजह से थोड़ा सा परेशान हूँ मैं। आइए भारत की जलीय सीमा विशेषाधिकार देखते हैं। तो नॉटिकल मील में देखते हैं जलीय सीमा को, किस में देखते हैं? नॉटिकल मील में। एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर। बोले तो 1.8 किलोमीटर। ये इसकी आधार रेखा है। यहाँ से देखते हैं नॉटिकल मील को, भारत के नॉटिकल मील को। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील का मतलब है यहाँ पे भारत की प्रादेशिक जलमंडल है। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 नॉटिकल मील यहाँ का संलग्न जलमंडल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक बोले तो 200 नॉटिकल मील, इसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। देखिए प्रादेशिक जलमंडल और संलग्न जलमंडल, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। प्रादेशिक जलमंडल हमने देखा जो 12 नॉटिकल मील तक होता है, और संलग्न जलमंडल क्या होता है? ये 24 नॉटिकल मील तक होता है। देखिए प्रादेशिक जलमंडल पर भारत का संपूर्ण, उस देश का संपूर्ण अधिकार होता है अथवा एकाधिकार होता है, उसे ही हम एकाधिकार बोल सकते हैं। जबकि संलग्न क्षेत्र पर जो संलग्न जलमंडल होता है उस पे भारत, उस देश टैक्स ले सकते हैं, वित्तीय अधिकार होता है और सागर की सफाई भी करवा सकता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। तो संलग्न जलमंडल पर ये कार्य होते हैं। जबकि अनन्य आर्थिक क्षेत्र में क्या होता है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल मील तक होता है। उसमें कृत्रिम द्वीप का निर्माण कर सकता है, संसाधनों की खोज कर सकता है, संसाधनों का विदोहन कर सकते हैं। आगे आते हैं उच्च सागर। उच्च सागर क्या होता है? 200 नॉटिकल से बाहर का क्षेत्र, जहाँ पे 200 नॉटिकल से आगे का क्षेत्र उच्च सागर के नाम से जाना जाता है। देखिए 200 नॉटिकल से आगे का सागर भाग हाई सी कहलाता है, बोले तो उच्च सागर कहलाता है। उच्च सागर पर किसी देश का विशेष अधिकार नहीं होकर सभी देशों का समान अधिकार होता है। भारत की सीमा पर स्थित राज्य व एवं केंद्र शासित प्रदेश। देखिए भारत की सीमा पर स्थित, सीमा यानी बॉर्डर पर, भारत की सीमा पर 23 राज्य है और 6 केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 16 राज्य स्थलीय सीमा लगाते हैं और 9 राज्य जलीय सीमा लगाते हैं। आप नोट्स बना लीजिए चाहे तो। इसके बाद में और 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? 2 तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर है। 4 जलीय सीमा बनाते हैं। जलीय सीमा आपको पता है, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इधर दमन दादर व नगर हवेली, पुदुचेरी। तो ऐसे 4 जलीय सीमा हैं और 2 स्थलीय सीमा। आगे भारत के वे राज्य जो स्थलीय व जलीय सीमा बनाते हैं, तो कौन कौन से हैं? 2 राज्य हैं, एक तो गुजरात है और एक पश्चिमी बंगाल है। ये स्थलीय और जलीय दोनों ही बनाते हैं। देखिए आगे आते हैं भारत की स्थलीय सीमा पर सर्वाधिक व न्यूनतम सीमा बनाने वाले राज्य। तो सर्वाधिक स्थलीय सीमा पर सर्वाधिक व न्यूनतम सर्वाधिक बनाता है पश्चिमी बंगाल, और उसके बाद आता है नंबर अरुणाचल प्रदेश का। सर्वाधिक सीमा बनाता है, स्थलीय सीमा सर्वाधिक कौन सा बनाता है? पश्चिम बंगाल। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम बनाता है हिमाचल प्रदेश और उससे ज़्यादा बनाता है नागालैंड। आगे आते हैं भारत में अनंत स्थलीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। भारत में अंत स्थलीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। अंत स्थलीय राज्य कौन कितने हैं? 5 हैं, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 2 है। चंडीगढ़ और दिल्ली, ये केंद्र शासित प्रदेश जो मात्र जो अंत स्थलीय है वो किसी से सीमा नहीं बनाते, मतलब किसी बाहर सीमा नहीं बनाते। अपने राज्यों में तो बनाएंगे लेकिन बाहर सीमा नहीं बनाते। और भारत के 5 राज्य हैं जो किसी अन्य देश के साथ सीमा नहीं बनाते अथवा अपनी तटरेखा सीमा नहीं बनाते। हरियाणा, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना, ये 5 राज्य हैं जो किसी के साथ सीमा नहीं बनाते, केवल राज्यों के साथ बनाते हैं। भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं देखिए, सर सिरियल
क्लिफ द्वारा बनाई गई एक रेखा है जिसका नाम रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य है। और कब बनाई गई थी? 17 अगस्त 1947 को। रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, भारत पाकिस्तान के मध्य है और 17 अगस्त 1947 को बनाई गई थी। इसके बाद आते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये भारत और पाकिस्तान के मध्य है, ये जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे है। सर हेनरी मैकमोहन द्वारा बनाई गई थी मैकमोहन रेखा, और वो भारत और चीन के मध्य है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। कब बनाई गई थी? 1914 ईस्वी में। इसके बाद पढ़ते हैं हम LAC, बोले तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये भारत और चीन के बीच स्थित है और कहाँ पे? लद्दाख एरिया में। सर मार्टिमर ड्यूरेंट रेखा, ड्यूरेंट रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य है और ये 1896 ईस्वी में बनाई गई थी। जीरो लाइन इम्पोर्टेंट है, ये बांग्लादेश और भारत के बीच बनाई गई है और ये किस राज्य के साथ लगती है? त्रिपुरा के साथ। बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य लगती है, लेकिन भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश बोला जाता है। जीरो लाइन। आगे आते हैं, आगे पढ़ते हैं हम भारत के पड़ोसी देशों के साथ विवाद। अब भारत के पड़ोसी देशों के साथ कुछ विवाद भी है। देखिए, पाकिस्तान के साथ 2 विवाद है, सियाचिन विवाद और सरक्रीक विवाद। सरक्रीक विवाद, सियाचिन विवाद, और एक है सरक्रीक को ही 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोला जाता है। बोले तो 24 डिग्री अक्षांश बोला जाता है। देखिए, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य है और ये लद्दाख एरिया पर है। सरक्रीक विवाद ये भारत पाकिस्तान के मध्य है और ये गुजरात क्षेत्र पर है। इसी को ही हम 24 डिग्री अक्षांश बोला जाता है, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोला जाता है। आगे आते हैं, चीन के साथ कौन कौन से विवाद है भारत के? अक्साई चीन विवाद, डोकलाम विवाद, पैंगोंग झील विवाद, गलवान घाटी विवाद, स्टेपल बीजा या नत्थी विवाद, और एक है नेफा विवाद। देखिए, अक्साई चीन विवाद भारत और चीन के मध्य है लद्दाख एरिया में। डोकलाम विवाद भारत और चीन के मध्य है सिक्किम राज्य में। पैंगोंग झील ये भारत और चीन के मध्य है लद्दाख एरिया में। गलवान घाटी विवाद ये भारत और चीन के मध्य है, और स्टेपल बीजा या नत्थी विवाद भारत और चीन के मध्य है। नेफा विवाद भारत और चीन के मध्य है। आगे आते हैं, म्यांमार के साथ रोहिंग्या चकमा शरणार्थी विवाद है। आगे आते हैं बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ 3 बीघा गलियारा विवाद है। इसको 3 बीघा कॉरिडोर विवाद भी बोला जाता है। ये 24 परगना जिलों पे वेस्ट बंगाल के साथ में है। यहाँ पे चकमा शरणार्थी विवाद भी है। न्यूमूर द्वीप समूह द्वीप विवाद जो बंगाल की खाड़ी में है, और फरक्का परियोजना विवाद भी है। तिस्ता नदी विवाद भी है बांग्लादेश के साथ में। आगे, सियाचिन विवाद ये भारत और पाकिस्तान के बारे में है, जो लद्दाख एरिया में है, और इसे ऑपरेशन मेघदूत 13 अप्रैल 1984 चलाया था। नुब्रा घाटी नुब्रा नदी द्वारा निर्मित है। नेफा क्या है? नेफा के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। नेफा भारत और चीन के साथ में विवाद है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, मुख्यालय इसका तवांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है। प्रथम बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा पर है। प्रथम बौद्ध गुरु कौन है? दलाई लामा। अरुणाचल प्रदेश का नाम नेफा रखा गया। आगे, भारतीय उपमहाद्वीप सम्मिलित देश कितने हैं? 8 हैं। उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं? 8 देश आते हैं, और वो कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं 8 देश। आगे आते हैं भारत के भौतिक प्रदेश। अध्ययन की दृष्टि से भारत के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण करते हैं। 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से?
उच्च आवाज के आधार पर और भौगोलिक आधार पर। उच्च आवाज के आधार पर और भौगोलिक आधार पर। देखिए उच्च आवाज के आधार पर हम इन्हें 3 प्रकार से बांट सकते हैं। प्रथम श्रेणी उच्च आवाज, द्वितीय श्रेणी उच्च आवाज और तृतीय श्रेणी उच्च आवाज। देखिए उच्च आवाज महाद्वीप और महासागर। प्रथम श्रेणी में महाद्वीप और महासागर को लेंगे। द्वितीय श्रेणी में हम पर्वत, पहाड़ी, पठार, मैदान और झील को पढ़ेंगे। तृतीय श्रेणी उच्च आवाज में यू आकार की घाटी और बी आकार की घाटी के बारे में पढ़ेंगे। उच्च आवाज के आधार पर भारत के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा। कौन कौन से? देखिए पर्वत, पहाड़ी, पठार और मैदान। देख लीजिए पर्वत कितने हैं भारत में? तो 10.5% में 11 भी बोल सकते हैं। पहाड़ी 18.6% बोले तो 18 के लगभग। पठार 27.7% बोले तो 28 के लगभग। और मैदान 43.2% बोले तो 43 भी बोल सकते हैं। उच्च आवाज के आधार पर भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है मैदान। अभी हमने मैदान देखा था 43.2% पर। आगे आते हैं भौगोलिक आधार पर भारत के भौतिक प्रदेश। भौगोलिक आधार पर भारत के भौतिक प्रदेशों को 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हिमालय पर्वतमाला के क्षेत्र में पड़ते हैं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर विशाल मैदान जो 43% पे पड़ता है। उत्तर विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय प्रदेश, द्वीप समूह, ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया बोले तो थार का रेगिस्तान राजस्थान में पड़ता है, उस एरिया में। तो ये 6 प्रकार से बांटा है भौतिक प्रदेश को भारत के। आइए आगे पढ़ते हैं। उत्तर पर्वतीय प्रदेश जो हिमालय पर्वतमाला है उसके पढ़ते हैं। निर्माण कार्य टर्सरी काल में हुआ था। उत्तर पर्वतीय प्रदेश का जो हिमालय पर्वत का निर्माण टर्सरी काल में हुआ था। देखिए कैसे हुआ था? यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब एक दूसरे आपस में टकराई तो हिमालय का निर्माण हुआ। यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब एक दूसरे से टकराई तो ये एक दूसरे का निर्माण हुआ। क्या हुआ? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। कब हुआ था? टर्सरी काल में। इंपॉर्टेंट है। तैतीस सागर को हिमालय की गर्भभूमि कहा जाता है। हिमालय का विस्तार देखते हैं। क्षेत्रफल है, कितने क्षेत्रफल फैला हुआ है? 5,50,000 बोले तो 5.5 लाख किलोमीटर क्षेत्र में हिमालय फैला हुआ है। लंबाई इसकी 2500 किलोमीटर है और औसत ऊंचाई इसकी 6100 किलोमीटर है। हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 किलोमीटर और लंबाई 6500 किलोमीटर है। और कितने क्षेत्रफल है? 5.5 लाख किलोमीटर के क्षेत्रफल में हिमालय फैला हुआ है। हिमालय पर्वतमाला भारत के उत्तरी भाग में पश्चिम से पूरब की तरफ एक चाप के रूप में विद्यमान है। हिमालय पर्वतमाला भारत के उत्तरी भाग में पश्चिम से पूरब की तरफ एक चाप के रूप में विद्यमान है। कैसे विद्यमान है? ऐसे विद्यमान है। आगे आते हैं। हिमालय पर्वतमाला पश्चिम में पामीर के पठार से लेकर पूर्व में अराकयोमा पर्वत तक फैला हुआ है। अराकयोमा पर्वत आप जानते हो म्यांमार में है। हिमालय का अध्ययन, हिमालय की दृष्टि से हिमालय को 2 भागों में बांटा गया है। श्रृंखला के आधार पर और प्रादेशिक आधार पर। श्रृंखला के आधार पर, प्रादेशिक आधार पर। श्रृंखला के आधार पर भ्रंश घाटियों के आधार पर देखेंगे। आधार इसका प्रादेशिक आधार पर नदियों के आधार पर देखेंगे। फिर से बता रहा हूँ, श्रृंखला के आधार पर भ्रंश घाटियों के आधार पर देखेंगे और प्रादेशिक आधार पर नदियों के आधार देखेंगे। आगे श्रृंखला के आधार पर देखते हैं। सबसे पहले हिमालय को श्रृंखला के आधार पर हिमालय का अध्ययन करते हैं। हिमालय को 3 भागों एवं 4 श्रृंखलाओं में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग? ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, पूर्वांचल हिमालय।
और पूर्व मुख्य हिमालय को भी 3 भागों में बांट सकते हैं, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। याद रखिएगा, मुख्य हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। जबकि वैसे हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। ये मुख्य हिमालय को बांटा गया है बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय में। आगे आते हैं ट्रांस परा तिब्बत, इसी को ही बोला जाता है सिंधु सांगपो सच्चर जोन। बृहद हिमालय, इसी को हिमाद्री बोला जाता है, इसी को ही महान हिमालय बोला जाता है। आगे, और इनको अलग कौन कौन करता है ये देखना है हमें थोड़ा सा। जैसे ट्रांस हिमालय को ये अलग करता है, ये अलग करता है सिंधु सांगपो सच्चर जोन। बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है मैन सेंट्रल ट्रस्ट, और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य अलग करता है इन्हें मैन बाउंड्री फॉल्ट। और इसके बाद में शिवालिक हिमालय और उत्तर विशाल मैदान को अलग करता है हिमालय फ्रंट फॉल्ट। आगे आते हैं ट्रांस हिमालय का विस्तार लद्दाख क्षेत्र में है। कहाँ पे है? लद्दाख क्षेत्र में। ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला है। ट्रांस हिमालय की उत्तरी श्रृंखला है। यह हिमालय की प्राचीनतम श्रृंखला है। आगे आते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन से ट्रांस हिमालय को, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ट्रांस हिमालय को 3 भागों में कौन कौन से, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। लद्दाख श्रेणी ये तिब्बत में है, कैलाश श्रेणी के जस्ट आगे आइए। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम के बारे में पढ़ते हैं। काराकोरम श्रेणी पर ही केटू पर पहाड़ी है, केटू पर्वत है। ये केटू पर्वत को ही कृष्णगिरी बोला जाता है, जो भारत की नहीं, विश्व की ही दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, केटू गार्डविन। और इसी में ही सियाचिन ग्लेशियर है। काराकोरम दर्रे में ही सियाचिन ग्लेशियर है। आगे आते हैं लद्दाख के बारे में, जो ट्रांस हिमालय के भाग है। लद्दाख क्षेत्र में राकापोसी और लद्दाख पठार देखा जाता है। जास्कर में जोजिला दर्रा और सिंधु नदी देखने को मिलती है। तो ये हुआ हमारा ट्रांस हिमालय, जिसमें काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी से मिलकर ट्रांस हिमालय बनता है। काराकोरम में केटू गार्डविन है, सियाचिन ग्लेशियर है। लद्दाख श्रेणी में राकापोसा पर्वत और लद्दाख पठार है। जास्कर श्रेणी में जोजिला दर्रा है और सिंधु नदी है। आगे आते हैं काराकोरम श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं। हमने देखा काराकोरम श्रेणी को पढ़ रहे हैं हम, और लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी को पढ़ते हैं। तो अब काराकोरम को पढ़ेंगे पर्सनल में। देखिए, काराकोरम श्रेणी केटू गार्डविन ऑस्टिन बोले तो इसी को ही कृष्णगिरी बोला जाता है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। 8,611 मीटर है काराकोरम श्रेणी में केटू गार्डविन की। ये भारत की नहीं, विश्व की ही दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। स्थिति पीओके में पड़ती है, पाक अधिकृत कश्मीर में। पहले भारत में पड़ती थी। आगे, विशेषता माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये। केटू गार्डविन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम हो गए। इसके बाद आते हैं, यहाँ पे एक काराकोरम में ही सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिलता है। स्थिति कहाँ पे है? लद्दाख में है। और लंबाई इसकी 76 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है। तो किस श्रेणी में पड़ता है? काराकोरम श्रेणी में पड़ता है। विशेषता इसकी देखते हैं सियाचिन ग्लेशियर की विशेषता देखें तो ऑपरेशन मेघदूत चलाया था यहाँ पे 13 अप्रैल 1984 को। नुब्रा घाटी विवाद, ये नुब्रा नदी द्वारा निर्मित है नुब्रा घाटी, और भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवाद चलता है। और विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि सियाचिन ग्लेशियर है।
ये हम काराकोरम के बारे में पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम लद्दाख। लद्दाख श्रेणी के बारे में। काराकोरम एवं जास्कर श्रेणी के मध्य स्थित है लद्दाख श्रेणी। यहाँ पे राकापोसी चोटी स्थित है। कहाँ पे है? पीओ के क्षेत्र में। यह विश्व के सर्वाधिक तीव्र ढाल अथवा खड़े ढाल वाली चोटी है। कौन सी? राकापोसी चोटी। याद रखने का, यह विश्व में सर्वाधिक तीव्र, बोले तो तीव्र ढाल अथवा खड़े ढाल वाली चोटी है। पूछा जाता है राकापोसी चोटी के बारे में। आगे आते हैं लद्दाख पठार। यह भारत का सर्वाधिक ऊंचा पठार है जो 4600 मीटर ऊंचा है। लद्दाख पठार को भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है। भारत का सफ़ेद मरुस्थल कच्छ का रण है जो गुजरात में है। तो शीत मरुस्थल कहाँ पे है? लद्दाख पठार को कहा जाता है। और सफ़ेद मरुस्थल कच्छ के रण को कहा जाता है। आगे आते हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। अभी थोड़ा सा और रह गया। देखिए, हिमालय के बारे में हमने देखा, एक तो प्रादेशिक के आधार पर, एक श्रृंखला के आधार पर। श्रृंखला के आधार पर हमने देखा ट्रांस, मैन और पूर्वांचल। हमने अभी देखा था ऊपर क्या क्या देखा था, एक बार फिर से बता देता हूँ। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी देखी थी ट्रांस हिमालय की। अभी जास्कर बाकी रह रही है पढ़ना, जास्कर को बाकी है। देखिए, जास्कर श्रेणी, इस श्रेणी में सिंधु नदी, बोले तो इंडस रिवर द्वारा जोजिला दर्रे का निर्माण होता है। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, सबसे दक्षिणी श्रृंखला है जास्कर। ये कंप्लीट होता है कौन सा? ट्रांस हिमालय। इसके बाद आता है मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय को पुनः 3 भागों में बांटा जा सकता है: बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। बृहद हिमालय का निर्माण इयोसिन काल में हुआ था। लघु हिमालय का निर्माण मायोसिन के काल में हुआ था और शिवालिक हिमालय का निर्माण प्लायोसिन के काल में हुआ था। आगे बृहद हिमालय के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बृहद हिमालय के बारे में देखते हैं। देखिए, मुख्य हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं हम, और मुख्य हिमालय को 3 भागों में बांटा जा सकता है: बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालय हिमालय। अब पढ़ेंगे हम बृहद हिमालय के बारे में। तो देखिए, बृहद हिमालय का अन्य नाम महान अथवा हिमाद्री अथवा आंतरिक हिमालय। विस्तार इसका नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत चोटी तक, बोले तो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। नामचा पर्वत चोटी अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है और नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में। तो बृहद हिमालय का जो विस्तार है नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत चोटी तक है। आगे बृहद हिमालय, ये ITSZ एवं MCT भ्रंश के मध्य स्थित है। यह ट्रांस हिमालय एवं लघु हिमालय के मध्य स्थित है। लंबाई इसकी 2400 किलोमीटर है। ट्रांस हिमालय की कितनी थी? 2500, जबकि बृहद हिमालय की कितनी है? 2400। देखिए, बृहद हिमालय में विश्व की प्रमुख चोटियाँ पाई जाती है। बृहद हिमालय में विश्व की प्रमुख चोटियाँ पाई जाती है। देख लीजिए, एवरेस्ट, हाँ ये थोड़ा सा ट्रिक बताइए। एवरेस्ट की जंगा में काला धोला नाग। तो एवरेस्ट बोले तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी और नंगा पर्वत। एवरेस्ट की ऊंचाई हम जानते हैं 8846.6 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 8846.6 मीटर होता है। बोले तो 8848.6 मीटर होता है। जबकि कंचनजंगा की 8598 मीटर है और मकालू की 8481 मीटर है और धौलागिरी की 8172 मीटर है। नंगा पर्वत की 8126 मीटर है, जबकि मकालू और धौलागिरी ये नेपाल में पड़ती है। आगे आते हैं, और नंगा पर्वत ये अपना 8126 मीटर जम्मू कश्मीर में पड़ता है। आगे देखिए, हमने ये भी बताया माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, मकालू और धौलागिरी नेपाल में है, जबकि नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है। आगे आइए, माउंट एवरेस्ट के बारे में देखते हैं। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8800 कितना है? 8848.6 कितना? 0.6 मीटर है।
आगे स्थिति नेपाल में है। उपनाम सागरमाथा, नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। और तिब्बत में से चोमालुंगमा के नाम से जाना जाता है। इसे ही पर्वतों की रानी कहा जाता है। तिब्बत में चोमालुंगमा को का ही अर्थ होता है पर्वतों की रानी। और चोटी 15 के नाम से भी जाना जाता है इसे। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। आगे आते हैं कंचनजंगा। कंचनजंगा 8,598 मीटर की ऊंचाई इसकी है और ये सिक्किम में है। विशेषता इसकी वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा चोटी को भारत के 18 जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। कंचनजंगा चोटी को भारत के 18 जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। बृहद हिमालय में भूमध्य रेखा के पास विश्व के सबसे बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं। बृहद हिमालय में भूमध्य रेखा के पास विश्व के सबसे बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं जो 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। याद रखना, बृहद हिमालय में भूमध्य रेखा के पास विश्व के सबसे बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं। कैसे दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ग्लेशियर कहाँ पाए जाने चाहिए पूरी पृथ्वी पर? उत्तरी छोर पर और दक्षिणी छोर पर। जबकि ये भूमध्य रेखा है और यहाँ पे ये हिमालय, तो इसके पास सबसे नज़दीक है। वैसे भूमध्य सागर के पास है, भूमध्य रेखा के पास है बृहद हिमालय, मतलब थोड़ा सा 37 डिग्री पर ये है तो खैर, लेकिन लगभग यहाँ पे है। और देशों में नहीं है ऐसा, तो यहाँ पे मिल रहा है ये देखने को। तो 0 डिग्री अच्छा भूमध्य रेखा के पास विश्व के सबसे बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं बृहद हिमालय पर, नहीं तो वैसे यहाँ होना चाहिए। आगे आते हैं, विश्व के सबसे बड़े ग्लेशियर अंटार्कटिका महाद्वीप पर पाए जाते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पाए जाते हैं। बृहद हिमालय में भौतिक अपक्षय सर्वाधिक होता है। आगे आते हैं लघु हिमालय। लघु हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। हमने कौन कौन से हिमालय पढ़े थे? ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय। अब पढ़ते हैं हम लघु हिमालय। उपनाम हिमाचल हिमालय अथवा मध्य हिमालय। विस्तार इसका कश्मीर घाटी से लेकर काठमांडू घाटी तक। काठमांडू नेपाल की राजधानी है, आप जानते हो। तो कश्मीर घाटी से लेकर काठमांडू घाटी तक इसका विस्तार है लघु हिमालय का। आगे हिमाचल प्रदेश में लघु हिमालय का विस्तार अधिक होने के कारण इसे हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। लघु हिमालय को अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। देखिए, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल के नाम से, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर के नाम से, और उत्तराखंड में नाग टिब्बा के नाम से, और नेपाल में महाभारत के नाम से जाना जाता है लघु हिमालय को। लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में नाग टिब्बा और नेपाल में महाभारत के नाम से जाना जाता है। देखिए, कश्मीर घाटी से लेकर काठमांडू तक हिमालय का विस्तार है। इधर बृहद हिमालय, इधर शिवालिक हिमालय के मध्य लघु हिमालय है। कश्मीर घाटी की स्थिति जम्मू कश्मीर है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर है। ये कश्मीर घाटी अभी बता दिया आपको। विशेषता इसकी कश्मीर घाटी में जाफरान, केसर, अखरोट, बादाम की उत्पादन किया जाता है। लघु हिमालय की विशेषता देखते हैं। यह हिमालय में भूस्खलन की घटनाएं सर्वाधिक होती है। लघु हिमालय में हिल स्टेशन सर्वाधिक पाए जाते हैं। आगे आते हैं लघु हिमालय के बारे में ही। कुल्लू, कांगड़ा, मनाली, डलहौजी, स्पीति, लाहौल, धर्मशाला ये हिमाचल प्रदेश में है। आगे रानीखेत और मसूरी और नैनीताल ये उत्तराखंड में है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। ये हिल स्टेशन है। क्या है? हिल स्टेशन। आगे आते हैं, लघु हिमालय में पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या कहते हैं? देखिए, मर्ग और बुग्याल कहा जाता है। देखिए, जो जम्मू कश्मीर, गुलमर्ग और सोनमर्ग कहा जाता है इन्हें, जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पाए जाते हैं मर्ग, और बुग्याल ये उत्तराखंड क्षेत्र में पाए जाते हैं। लघु हिमालय में पाई जाने वाली पशुपालक जातियाँ।
गुर्जर और बकरवाल ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। लेप्चा ये सिक्किम में पाई जाती है। भूटिया ये दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। इन पशुपालक जातियों में ऋतु प्रवास की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे पहले मैदानों में रहते थे, फिर शीत में गए, फिर मैदानों में आ गए, फिर ग्रीष्म ऋतु आई, फिर पर्वतों पे चले गए। इस प्रकार ये जाते रहते हैं। कैसे? शीत से मैदानों में आ गए, मैदानों से फिर गर्मी पड़ी तो पर्वतों पे चले गए। ऐसे ऋतु प्रवास की प्रवृत्ति पाई जाती है। शिवालिक हिमालय के बारे में देखते हैं। शिवालिक हिमालय इसका उपनाम बाह्य हिमालय कहा जाता है। इसे उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। विशेषता इसकी शिवालिक हिमालय बोले तो मेन बाउंड्री फॉल्ट और HSF के मध्य स्थित है। इस हिमालय में अवसादी चट्टान पाई जाती है। शिवालिक हिमालय में पाई जाने वाली घाटियों का देशांतरीय विभाजन देखते हैं। शिवालिक हिमालय में पाई जाने वाली घाटियों को देशांतरीय विभाजन बोले तो बीच में से काट के देखते हैं तो पश्चिमी भाग को दून कहा जाता है, जहाँ पे जिसकी चौड़ाई अधिक होती है। पूर्वी भाग को द्वार कहा जाता है, जहाँ पे चौड़ाई कम होती है। देखिए जैसे देहरादून, पाटली दून, कोटली दून, ये दून कहा जाता है जिसकी चौड़ाई अधिक होती है। द्वार की चौड़ाई आपको पता है कम होती है, तो उसे द्वारी द्वार जैसे इनको कहा जाता है। के हरिद्वार ऐसे द्वार कहा जाता है। आगे आते हैं। शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला है। शिवालिक हिमालय का विस्तार पूरब में कुछ पहाड़ियों के रूप में विद्यमान है। देखिए जैसे डाफला, मिरी, अघोर और मिश्मी, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। और ये दर्रे। शिवालिक हिमालय की नवीनतम श्रृंखला है। याद रखिएगा। पूर्वांचल हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। हम पढ़ चुके हैं कौन कौन से? ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय। अब पढ़ेंगे हम पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय यह हिमालय पूर्वोत्तर भारत में स्थित राज्यों में म्यांमार की सीमा के सहारे पहाड़ियों के रूप में विद्यमान है। पूर्वांचल हिमालय की शुरुआत उत्तर में पुटकाई-ब्रूम बोले तो अरुणाचल प्रदेश से मिजो लोआस पहाड़ी तक है। देखिए पूर्वांचल हिमालय के बारे में फिर से बता रहा हूँ। पूर्वोत्तर हिमालय भारत में स्थित है, राज्यों में म्यांमार की सीमा के सहारे पहाड़ियों के रूप में विद्यमान है। पूर्वांचल हिमालय की शुरुआत उत्तर में पुटकाई-ब्रूम बोले तो अरुणाचल प्रदेश से मियो पहाड़ी तक है, बोले तो मिजोरम तक है। कैसे? ये फैला हुआ है, देखिए ऐसे। आगे देखते हैं। पुटकाई-ब्रूम अरुणाचल प्रदेश में है। देखो पुटकाई-ब्रूम अरुणाचल प्रदेश में है और ये मिजो हिल्स मिजोरम में है। पूर्वांचल हिमालय में वर्षा अधिक होती है। प्रादेशिक हिमालय के बारे में देखते हैं तो सर सिडनी बुर्राड के द्वारा नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा जाता है। सिडनी बुर्राड के द्वारा नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया। सिंधु नदी, सतलज नदी, काली अथवा शारदा नदी, तिस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र, इन नदियों के जो मध्य बीच में जो हिमालय पड़े उनको अलग अलग नाम दिया। तो किसने दिया था ये नाम? सर सिडनी बुर्राड ने। प्रादेशिक हिमालय, आइए मैं आपको बता देता हूँ। सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय। सतलज और काली अथवा शारदा नदी के बीच में कुमायूं हिमालय है और काली नदी और तिस्ता नदी के मध्य नेपाल हिमालय है और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य असम हिमालय है। याद रखिएगा। इसमें से आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। पंजाब हिमालय की लंबाई कितनी है? 560 और कुमायूं हिमालय की 320 किलोमीटर लंबाई है और माउंट एवरेस्ट की 800 किलोमीटर लंबाई है। नेपाल हिमालय की 800 किलोमीटर लंबाई है और असम हिमालय की 750 किलोमीटर लंबाई है।
आगे इनके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। पहले आप इस मैप को ढंग से देख लीजिए। आगे पढ़ते हैं हम इसके बारे में। पंजाब हिमालय की लंबाई 560 किलोमीटर है और कौन कौन सी नदियों के बीच में है? सिंधु और सतलज नदी के बीच में। सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत जो 8126 मीटर ऊंचाई है इसकी। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट आते हैं पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय प्रादेशिक हिमालय में सर्वाधिक चौड़ा है। तो अभी पंजाब हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसकी प्रादेशिक हिमालय में सर्वाधिक चौड़ाई स्थित है। सर्वाधिक चौड़ाई पंजाब हिमालय की है। आगे आते हैं हम कुमायूं हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर है। नदी सतलज और काली नदी की मध्य है। सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है जो 7817 मीटर की ऊंचाई है। इस हिमालय में सर्वाधिक ग्लेशियर पाए जाते हैं, इसमें कुमायूं हिमालय में। आगे बढ़ते हैं हम नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर, जो सबसे ज़्यादा लंबाई रखता है और नदी काली और तिस्ता के मध्य है। सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल हिमालय में पड़ती है 8848.46 मीटर की। 8886.6 मीटर। प्रादेशिक हिमालय में सर्वाधिक ऊंचाई एवं सर्वाधिक लंबाई वाला हिमालय है ये नेपाल हिमालय। आगे आते हैं असम हिमालय के बारे में। लंबाई 750 किलोमीटर अथवा 720 किलोमीटर। नदी तिस्ता और ब्रह्मपुत्र। सर्वोच्च चोटी नामचा बरवा जो 8126 मीटर की ऊंचाई है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। असम हिमालय में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। आगे आते हैं हिमालय को देशांतरीय आधार पर दो भागों में बांटा गया है। हिमालय को देशांतरीय आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक तो पश्चिमी हिमालय, इसके बाद में पूर्वी हिमालय। देखिए पश्चिमी और पूर्वी हिमालय में, पश्चिमी हिमालय में वर्षा कम होती है, ऊंचाई कम है, चौड़ाई अधिक है और जैव विविधता कम है पश्चिमी हिमालय में। जबकि पूर्वी हिमालय में वर्षा अधिक होती है, ऊंचाई अधिक है, चौड़ाई कम है और जैव विविधता अधिक है। तो केवल पश्चिमी हिमालय में एक चौड़ाई ही अधिक है, जबकि सबसे ज़्यादा पूर्वी हिमालय में है। देखिए चौड़ाई यहाँ पे पूर्वी हिमालय में कम है, जबकि पश्चिमी हिमालय में अधिक है। जबकि वर्षा यहाँ पे अधिक होती है, ऊंचाई अधिक है, जैव विविधता अधिक है। हिमालय से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातें भी देख लेते हैं। हिमालय में पाए जाने वाले प्रमुख जीव। हंगुल जो कश्मीर हिरण है, पांडा, हिमतेंदुआ, भूरा भालू या ब्राउन बियर, याक, यति को हिम मानव कहा जाता है। ये पाए जाते हैं। हिम रेखा पर्वतीय भागों में वह स्थान जिसके ऊपर बर्फ अथवा हिम जमी होती है हिमरेखा कहलाती है। देखिए पश्चिमी हिमालय में 5600 मीटर हिमरेखा जमी होती है। औसत ऊंचाई इसकी 4600 मीटर। देखो यहाँ पे इस हिमरेखा जमी होती है, यहाँ पे पूर्वी हिमालय में 4200 है। हिमालय की प्रमुख दर्रे पर्वतों के मध्य सकरा अथवा टेढ़ा मेढ़ा एवं तंग रास्ता जो दो तरफ के स्थानों को आपस में जोड़ता है उसे दर्रे कहा जाता है। आगे जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के प्रमुख दर्रे। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के प्रमुख दर्रे देखिए, ट्रिक से याद रखोगे। जो बाबू पी के गया बोले तो जोलिप्ला, बनिहाल, बुर्जला, पीर पंजाल और काराकोरम खरदुगला ये लद्दाख में है और ये जम्मू कश्मीर में बनिहाल और पीर पंजाल। आगे आते हैं बनिहाल दर्रे में जवाहर टनल स्थित है। बनिहाल दर्रे में जवाहर टनल स्थित है जिसमें NH44 गुजरता है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे देखते हैं। रोहतांग दर्रा, वारालाचा और बाड़ालाचा अथवा सिपकिला दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। ट्रिक आप देख लेना।
उत्तराखंड के दर्रे लिपुलेख, माना, नीति और थांगला दर्रा। क्योंकि आपने कौन सी ट्रिक याद कर रखी है पता नहीं, तो उस हिसाब से आप देख लो एक बार। उत्तराखंड में स्थित दर्रों से कैलाश मानसरोवर की जाती है, कैलाश मानसरोवर की जाती है तिब्बत की ओर। सिक्किम के दर्रे नाथुला और जेलिपला। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे दीफू, पांगसांग, यांगयाप और बॉमडिला। आगे आते हैं मणिपुर के तिजू दर्रा है, मणिपुर में तुजू दर्रा जो भारत और म्यांमार को जोड़ता है। तुजू दर्रा इम्पोर्टेंट है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है और भारत और चीन का आना जाने का रास्ता था। विशेषताएं, प्राचीन काल में इस दर्रे से चीन से भारत होते हुए मध्य एशिया तक रेशम का व्यापार किया जाता था, नाथुला दर्रा से होकर। इसे प्राचीन रेशम मार्ग कहा जाता है। भारत एवं चीन के मध्य युद्ध होने के पश्चात 1962 में से बंद कर दिया गया, लेकिन 2006 में इसे पुनः चालू कर दिया गया है। किसको? नाथुला दर्रा को। आगे आते हैं। इस दर्रे में बहने वाली अथवा प्रवाहित होने वाली चुम्बी नदी द्वारा किया जाता है चुम्बन घाटी का निर्माण। चुम्बन नदी द्वारा चुम्बन घाटी का निर्माण। हिमालय के प्रमुख ग्लेशियर अथवा हिमकंड अथवा हिमनद कौन कौन से हैं? बाटुरा, हिमसार, ब्याफो, वाल्टोरा और वल्टीस्तान जो पियोको में है। सियाचिन ग्लेशियर जो लद्दाख में है। गंगोत्री हिमनोत्री ये उत्तराखंड में है। चौंगयुंगडुंग ये कैलाश पर्वत में ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है ये। और बोखरचू हिमनद ये कैलाश पर्वत में है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है ये बोखरचू हिमनद। आगे नदियों से संबंधित प्रमुख दर्रे जोजिला दर्रा ये सिंधु नदी पर है। रोहतांग दर्रा रावी और ब्यास नदी से बनता है। बारालाचा दर्रा चिनाब नदी से द्वारा बनता है। नाथुला दर्रा चुम्बी नदी के द्वारा। जेलेपला दर्रा तिस्ता नदी के द्वारा। सिपकिला दर्रा सतलज और यांगयाप दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी पर। आगे आते हैं उत्तर विशाल मैदान के बारे में देखते हैं। तो निर्माण काल प्लास्टोसिन काल में हुआ था। उत्तर विशाल मैदान का निर्माण देखिए हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसाद द्वारा निर्मित होता है। विस्तार क्षेत्रफल इसका देखिए 7.50 लाख किलोमीटर, लंबाई इसकी 2400 किलोमीटर, चौड़ाई है इसकी 150 किलोमीटर और 300 किलोमीटर पश्चिम में। पूरब में कितनी है? 150 किलोमीटर और पश्चिम में है 300 किलोमीटर। आगे अध्ययन करते हैं। उत्तर विशाल मैदान का अध्ययन दो प्रकार से किया जाता है, भौगोलिक आधार पर और प्रादेशिक आधार पर। भौगोलिक आधार पर इसका अध्ययन करेंगे हम। भौगोलिक आधार पर उत्तर विशाल मैदान का अध्ययन करेंगे। हिमालय, ये हिमालय है, देखिए इसके बारे में। यहाँ पे भावर है, ये तराई क्षेत्र है। भावर जहाँ पे पत्थरों से मतलब जहाँ पे पत्थरों के नीचे से होकर नदी निकलती है उसे भावर कहते हैं। तराई क्षेत्र है ये खादर है, ये खादर है जहाँ ये मिट्टी बह के आती है। और ये बांगर है, पुरानी मिट्टी को बांगर बोला जाता है और जो नई मिट्टी आती है वो उसे खादर बोला जाता है। ये डेल्टा क्षेत्र है। आगे आते हैं भावर प्रदेश। हिमालय पर्वतीय भाग में नदी निकलने के पश्चात बड़े कंकर पत्थर का प्रभाव पर्वतीय भागों में करती है, इसे भावर कहते हैं। भावर का अधिक विस्तार होने पर यह जलोढ़ पंख कहलाता है। विस्तार सिंधु नदी से तीस्ता तक।
8 से 10 किलोमीटर की लंबाई। विशेषता इसकी भावर प्रदेश अनुपजाई होता है। भावर प्रदेश में नदियाँ अंतर्वृत्ति हो जाती है। तराई प्रदेश। भावर से निकलकर नदी जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। विशेषता इसकी तराई प्रदेशों में वनस्पति एवं जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। सामान्य तराई प्रदेश अनुपजाई होते हैं, परंतु वर्तमान में तराई प्रदेशों को सुखाकर कृषि योग्य बनाया जा रहा है। तराई प्रदेशों में मच्छरों की अधिकता से मलेरिया बीमारी अधिक फैलती है। आगे आते हैं खादर प्रदेश। तराई प्रदेश से आगे नदियों द्वारा प्रतिवर्ष नवीन जलोढ़ मिट्टी का जमाव किया जाता है, इसे हम खादर कहते हैं। खादर प्रदेश को पंजाब में बेटे कहा जाता है। खादर प्रदेश सर्वाधिक उपजाऊ भाग होते हैं। इस प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। दो नदियों के मध्य की भूमि को आव कहा जाता है। देखिए दो आव, जैसे दो आव, त्रिआव, पंजाब। जैसे 3 नदियों के संगम को त्रिआव, 5 नदियों के संगम को पंजाब। इस प्रकार नदियों के मध्य की भूमि को आव कहा जाता है। प्रमुख आव सिंधु सागर आव, सिंधु झेलम चेनाब। जैसे सिंधु सागर आव, सिंधु झेलम चेनाब, झेलम चेनाब, चेनाब रावी, रावी ब्यास। ये इसके देखिए क्या है, चार्ज छाछ आव, ये झेलम चेनाब के, रचना आव, चेनाब रावी, बारी आव, रावी ब्यास, बिस्त आव, ब्यास सतलज। आगे आते हैं बांगर। बांगर क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का मैदान होता है। बांगर प्रदेश को पंजाब राज्य में छाया के नाम से जाना जाता है। बांगर प्रदेश को पंजाब राज्य में छाया के नाम से जाना जाता है। बांगर प्रदेश खादर की तुलना में कम उपजाऊ होते हैं। डेल्टा। डेल्टा क्या होते हैं, नदियों के द्वारा सागरीय भाग अथवा खाड़ी में गिरने से पहले अवसादों को त्रिभुजाकार आकृति में जमा किया जाता है, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। जैसे सुंदरबन डेल्टा, ये कहाँ पे है, पश्चिमी बंगाल में है इसकी स्थिति। नदी कौन कौन सी नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से डेल्टा का निर्माण होता है। यह भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरी वृक्ष की बहुतायत अधिक संख्या के कारण इसका नाम सुंदरबन रखा गया। नेक्स्ट, प्रादेशिक आधार पर उत्तर विशाल मैदान का अध्ययन। आगे आते हैं प्रादेशिक आधार पर उत्तरी विशाल मैदान का अध्ययन। नदियों को आधार मानते हुए इनके निम्न भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, पंजाब का मैदान, हरियाणा एवं राजस्थान का मैदान, यूपी एवं बिहार का मैदान, असम का मैदान। सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान पंजाब का मैदान कहलाता है। यमुना एवं चंबल नदी द्वारा निर्मित मैदान हरियाणा एवं राजस्थान का मैदान कहलाता है। और यूपी एवं बिहार का मैदान गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित होता है। असम का मैदान ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित होता है। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा सर्वाधिक बाढ़ असम राज्य में आती है। उत्तर विशाल मैदान में सर्वाधिक बाढ़ बिहार और असम में आती है। उत्तर विशाल मैदान में सबसे बड़ा मैदान गंगा नदी का मैदान है और यूपी एवं बिहार का मैदान है। नेक्स्ट आते हैं माजुली द्वीप। माजुली द्वीप कहाँ पे है, असम में है। किस नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। इसकी विशेषता क्या है, यह भारत एवं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय पठार। निर्माण काल इसका क्रेटियस काल में हुआ था। निर्माण ज्वालामुखी के बेसाल्ट अथवा क्षारीय लावा द्वारा निर्माण हुआ इसका। विस्तार, इसका क्षेत्रफल 16 लाख किलोमीटर के क्षेत्र पर है। प्रायद्वीपीय पठार का लंबाई इसकी 1600 किलोमीटर, चौड़ाई इसकी 1400 किलोमीटर। याद रखिएगा प्रायद्वीपीय पठार को। और औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर ऊंचाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है।
अध्ययन, प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन दो प्रकार से करेंगे हम, पठारों के आधार पर और पर्वतमालाओं के आधार पर। भारत का सबसे बड़ा पठार प्रायद्वीपीय पठार है। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। पठारों के आधार पर प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन करते हैं। देखिए, ये हाड़ौती का पठार है, ये बुंदेलखंड का पठार, ये छोटा नागपुर का पठार, इधर मेघालय का पठार, गारो पठार, मालदा गैप पठार, दक्कन का कारण्य पठार, मालवा पठार, बघेलखंड पठार, दक्कन का पठार, मैसूर पठार, रॉयल सीमा पठार और तेलंगाना का पठार और दंडकारण्य पठार। केवल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ओनली पढ़ाने का काम आगे है। मैप देख लो। बस आगे आते हैं। दक्कन लावा पठार कौन सा है? दक्कन लावा पठार स्थिति महाराष्ट्र में है। इसकी विशेषता, यह पठार में काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। दक्कन लावा पठार में कहाँ पे? यहाँ पे काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। काली मिट्टी में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होने के कारण सूती वस्त्र उद्योग सर्वाधिक विकसित हुआ यहाँ पे महाराष्ट्र में, और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पठार है। दक्कन का पठार सबसे बड़ा पठार है। आगे आते हैं। मैसूर का पठार, यह कर्नाटक में है। मैसूर का पठार दक्कन लावा पठार के दक्षिण में स्थित है। मैसूर पठार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। इन चट्टानों में धात्विक खनिज सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। मैसूर पठार में लोहे का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। बाबूबुद्दीन की पहाड़ी और कुंदेमुख पहाड़ी मैसूर पठार में ही पड़ती है। आगे आते हैं। तेलंगाना पठार स्थिति तेलंगाना में है। कृष्णा नदी की उत्तर दिशा में स्थित है। कृष्णा नदी के उत्तर दिशा में स्थित है तेलंगाना पठार। रॉयल सीमा पठार, इसकी स्थिति आंध्र प्रदेश में है और ये कृष्णा नदी के दक्षिण दिशा में स्थित है। रॉयल सीमा पठार, इसकी स्थिति आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी के दक्षिण दिशा में स्थित है। आगे आते हैं। दंडकारण्य पठार, स्थिति ओडिशा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। दंडकारण्य पठार की स्थिति ओडिशा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। नक्सलवाद की समस्या सर्वाधिक इसी पठार में देखने को पाई जाती है। ग्रहजात पहाड़ियाँ इसी पठार का भाग है। मालवा का पठार स्थिति मध्य प्रदेश में, यह दक्कन पठार के उत्तर दिशा में स्थित पठार है। मालवा पठार की आकृति त्रिभुजाकार है। चंबल नदी द्वारा मालवा पठार पर सर्वाधिक अवनालिका अपरदन किया जाता है। आगे आते हैं। हाड़ौती पठार, स्थिति राजस्थान में है। उपनाम हाड़ौती का पठार अथवा हाड़ा वंश का शासन था यहाँ पे हाड़ौती पठार में। दक्षिण पूर्वी पठार राजस्थान की दक्षिण पूर्वी दिशा में स्थित है। संक्रांति प्रदेश अरावली एवं विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य स्थित है। मालवा के पठार विस्तार है। आगे हाड़ौती का पठार मालवा के पठार का उत्तरी विस्तार है। नेक्स्ट बुंदेलखंड का पठार, ये यूपी में और एमपी में पड़ता है। मालवा के पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है। बघेलखंड का पठार स्थिति एमपी एवं छत्तीसगढ़ में है। इस पठारी क्षेत्र में चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है। बघेलखंड के पठार में चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है। इस पठारी क्षेत्र में सीमेंट उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ। आगे आते हैं हम। छोटा नागपुर के पठार, छोटा नागपुर का पठार स्थिति इसकी झारखंड में है। छोटा नागपुर पठार खनिज भंडारण सर्वाधिक पाया जाता है। छोटा नागपुर पे पठार पे खनिज भंडारण सर्वाधिक पाया जाता है, इसलिए छोटा नागपुर पठार को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार है कहाँ पे? झारखंड में है। छोटा नागपुर पठार खनिज भंडारण में सर्वाधिक पाया जाता है, इसलिए इसे छोटा नागपुर पठार को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार में कोयले का सर्वाधिक भंडारण पाया जाता है, इसलिए छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। आगे आते हैं। राजमहल पहाड़ी देख लीजिए केवल चित्र में।
सर्वोच्च पहाड़ी जो पारसनाथ की पहाड़ी है, दामोदर नदी, भारत की राइन नदी, कोयला नदी, दामोदर को ही भारत की राइन नदी कहा जाता है, इसको ही कोयला नदी कहा जाता है, दामोदर नदी को ही। ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। हजारीबाग पठार, कोरमा पठार, रांची पठार यहीं पे है। देखिए मेघालय पठार, अब पढ़ते हैं शिलोंग का पठार। शिलोंग मेघालय की राजधानी है। मेघालय पठार ये स्थित है इसकी मेघालय में। ये मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है जो पूर्वी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। मेघालय पठार की सर्वोच्च चोटी अथवा पहाड़ी शिलोंग है। नॉर्क्रेक चोटी मेघालय पहाड़ की प्रमुख चोटी है। नॉर्क्रेक चोटी मेघालय पठार की प्रमुख चोटी है। इसे भारत के 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। मेघालय पठार में जनजातियों के नाम 3 प्रमुख पहाड़ी स्थित है। कौन कौन सी? गारो, खासी और जयंतिया। ये 3 पहाड़ी मेघालय में पाई जाती है। यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है मासिनराम में, चेरापूंजी भी यहीं पर है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी शंकु आकार में निर्मित है। खासी पहाड़ी में भारत एवं विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। भारत एवं विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिनराम और चेरापूंजी, ये मेघालय में स्थित है। शेष प्रायद्वीपीय पठार को मेघालय पठार से अलग करने वाला भ्रंश फॉल्ट यहाँ पे है। राजमहल, गारो भ्रंश और मालदा गैप, ये पश्चिमी बंगाल में है। नेक्स्ट कार्बी एलोंग पठार असम में है। देखिए ये राजमहल, गारो भ्रंश पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र में है और मालदा गैप ये भी पश्चिमी बंगाल में है। राजमहल यहाँ पड़ता है। आगे आते हैं, पर्वतमालाओं के आधार पर प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन करते हैं। पर्वतमालाओं के आधार पर प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन करते हैं। इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों, बैटरी चार्ज कम है। और हम इसमें देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, 248 पेज की PDF है। 248 पेज की PDF है। यदि आपको किसी को चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कर सकते हो मैसेज। ये भारत के प्रमुख खनिज वगैरह वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे इसमें। एक ही क्लास में पूरा निपटारा कर देंगे। इसके बाद में ये भारत का संविधान भी पढ़ेंगे, आधुनिक भारत भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।